Now, so we are just going to start the lesson. The name of the lesson is structure of atom. जैसे कि इससे पहले वाले हमने चैप्टर्स में डिस्कस किया था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटम्स क्या होते हैं, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है. टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए 18th सेंचुरी में ऐसा माना जाता था कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स. इसे ब्रेक नहीं किया जा सकता, इसे तोड़ा नहीं जा सकता. एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल अराउंड अस. बट नाउअडेज आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, after the development of the devices, we know that atoms are divisible and we have three subatomic particles, that is called electron, proton and neutron. कैसे आया, क्यों आया, किसने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के डेवलपमेंटल आइडिया को प्रपोज किया और आज के डेट में इनसे ह्यूमन सोसाइटी को क्या फायदा है, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है. तो आप लोग को एक कंसेप्ट याद रखना है कि दुनिया के जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के बनी, एंड दैट स्मॉलर यूनिट्स आर नोन एज द एटम्स. एंड व्हेन टू एटम्स आर जस्ट गोइंग टू कंबाइन इट बिकम्स वन. जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, एक आइसोलेटेड एटम है, दूसरा हाइड्रोजन है, ये भी एक आइसोलेटेड एटम है. इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर दिया तो बन गया H2. इसे बोला जाएगा मॉलिक्यूल. कोई भी एटम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ऑब्टेन अपनी स्टेबिलिटी के लिए करता है, स्टेबल होने के लिए करता है. जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आपको बताया जाएगा कि देयर इज ए लॉ, दैट लॉ इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल. अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, ईच एंड एवरी एटम वांट्स टू ऑब्टेन देयर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. क्यों चाहता है ऐसा? क्योंकि वो स्टेबल रहना चाहता है, वो स्टेबल होना चाहता है. हमारे आसपास जितने भी मटेरियल्स हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे मटेरियल्स दिखाए गए हैं. ऑल द मटेरियल्स or matter are made of the tiny particles, and that tiny particles are called atoms. पहले ये माना जाता था कि atoms indivisible है, but nowadays we can say that atoms are indivisible because we have developed different types of the particles inside an atom. केवल तीन ही नहीं होते, और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिसको हायर क्लास में आपको स्टडी करना है. यहाँ पे दिखाया गया है गोल्ड, गोल्ड के बिस्किट्स हैं, गोल्ड के ईंट हैं. यहां पे गोल्ड की फॉइल को दिखाया गया है और ये फॉइल का स्ट्रक्चर, यानी इट इज मेड ऑफ टाइनी टू टाइनी पार्टिकल्स, एंड आफ्टर द अरेंजमेंट ऑफ द टाइनी टू टाइनी पार्टिकल्स देयर इज ए स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. दैट मे बी सॉफ्ट, दैट मे बी हार्ड, दैट मे बी लिक्विड, दैट मे बी सॉलिड, दैट मे बी गैस. वो तो स्टेट्स होते हैं, बट मैटर मिलकर के बना हुआ किससे है? छोटे छोटे यूनिट से, छोटे छोटे पार्टिकल से. और इन पार्टिकल को कॉमनली हम एटम के नाम से जानते हैं. तो जितनी भी चीजें हमारे आसपास है, यहां पे आप देख सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर इज जस्ट गोइंग टू डिटरमाइन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. यहां पे आप देखिए ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल है, सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं. इन्हीं सब की कहानी के बारे में इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है, और इस चैप्टर के माध्यम से हम जानेंगे कि हाउ एंड व्हेन द सब एटॉमिक पार्टिकल्स वे आर डिस्कवर्ड. आपने पढ़ा होगा देयर आर थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसके ऊपर मास नेग्लिजिबल होता है. प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है
जिसके ऊपर मास 1 यूनिट माना जाता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और इसका मास अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसलिए उसे न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, एक ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है, ठीक है, और इसके पास मास जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। एक एटम के न्यूट्रल होने के लिए नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होना चाहिए, और यही कारण है कि एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिवली चार्ज एनर्जी होती है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिवली चार्ज एनर्जी होती है। दे कैंसिल आउट ईच अदर, इट फॉर्म्स द एटम न्यूट्रल। अगर एटम न्यूट्रल नहीं होगा तो उसका एग्जिस्टेंस नहीं, तो एटम का न्यूट्रल होना जरूरी है। तो सबसे पहला कांसेप्ट हमें डिस्कस करना है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। Many scientists contributed in revealing the presence of charges inside an atom. साइंस का डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ, अलग अलग लोगों ने अपने दिमाग से साइंस के पिलर्स को खड़ा किया। जिस समय ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर रहे थे, उस समय हम लोग भूत, पिशाच, राक्षस के बारे में पढ़ रहे थे। हाउ कैन यू ग्रो, हम डेवलपमेंट कैसे करें। स्पेशली साइंटिफिक डेवलपमेंट अगर हम बात करें तो मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज से ही स्टार्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने सोचना हमारे से पहले शुरू कर दिया। हुआ क्या, सबसे पहला जो सब एटॉमिक पार्टिकल आया उसका नाम इलेक्ट्रॉन। It was known by 1900 that the atom was not a simple indivisible particle but contained at least one subatomic particle. 19th सेंचुरी तक ये आइडिया लगा चुका था इंसान कि इसके अंदर पार्टिकल है और कम से कम एक तो पार्टिकल है। 1897 में पहला एक्सपेरिमेंट हुआ, उससे पहले 1886 में हुआ था, उससे पहले और लोगों ने किया था। उन लोगों ने जस्टिफिकेशन ये दिया था कि देयर इज सब एटॉमिक पार्टिकल इनसाइड एन एटम बट वी कैन नॉट से व्हिच टाइप ऑफ पार्टिकल इज प्रेजेंट। वो पिलर बना और उस पिलर का यूटिलाइजेशन करके बहुत सारे केमिस्टों ने, साइंटिस्टों ने, फिलोसोफर्स ने आइडियोलॉजी डेवलप किया कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। पहला आइडियोलॉजी डेवलप करने वाले पर्सन का नाम था जे थॉमसन। He was the first person to study about the atom. He was the first person जिन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में that means called स्टडी करना शुरू किया। तो that means we can say that he also regarded that the development person of atom। इन्होंने किया क्या था, तो जैसे कि हम जानते हैं he was the first person to introduce that atoms are divisible। जे थॉमसन एक केमिस्ट्री के टीचर थे। उन्होंने एक मॉडल बनाया जिसे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के नाम से जाना जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटमेंट ही इंट्रोड्यूस्ड दैट देयर आर इज स्पेशली टू सबएटॉमिक पार्टिकल इनसाइड एन एटम। दैट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल प्रोटॉन and negatively charged particle electron। बट इनका मॉडल जो था वो सक्सेसफुल मॉडल नहीं था, बट he was the first person to establish the pillars of atomic chemistry। He was also awarded by Nobel Prize। इन्होंने स्टार्ट किया, केमिस्ट्री के एक टीचर थे, इन्होंने सबसे पहले एक मॉडल का डेवलपमेंट किया, जिस मॉडल को थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के नाम से जाना जाता है। आप देखिए आपके पास दो चीजें हैं, एक को बोलते हैं एनोड और एक को बोलते हैं कैथोड।
एनोड जो होता है पॉजिटिव एंड होता है और कैथोड जो होता है नेगेटिव एंड होता है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड। थॉमसन ने क्या किया? थॉमसन passed electricity at high voltage through a gas at very low pressure taken in a discharge tube। एक discharge tube होता है लैब में, ठीक है, उसमें streams of minute particle were given out by the cathode। कैथोड से पार्टिकल निकलने चालू हो गए। These streams of particles are called cathode rays। Cathode rays consist of small negatively charged particles called electrons। Since all the gases form cathode rays, it was concluded that in the atom contain negatively charged particle called electrons। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कैथोड रे से, कैथोड ट्यूब से कैथोड रे निकलनी चालू हो गई और जितने भी गैसेस के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, ये फाइंड आउट किया गया कि इससे एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल रहा है। और इस तरीके से ये तो कंफर्म हो गया कि एटम के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो सबसे पहले नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का डेवलपमेंट हुआ। अब हुआ क्या? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट अभी आपने देखा, उसके बाद केनॉल रे एक्सपेरिमेंट हुआ और केनॉल रे एक्सपेरिमेंट ने एक और सब एटॉमिक पार्टिकल का डेवलपमेंट किया। उस सब एटॉमिक पार्टिकल को स्पेशली प्रोटॉन के नाम से जाना गया। इन लोगों ने धीरे धीरे साइंस के फील्ड को, खास करके केमिस्ट्री के फील्ड को, खास करके एटॉमिक फील्ड को एक नया पिलर दिया। इनके पिलर की वजह से आज हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंसी शो करती है। दैट मींस द फर्स्ट पर्सन वाज थॉमसन। गोल्डस्टीन भी आया था, फैराडे भी आया था और भी बहुत सारे फिलोसफर्स आए। उन्होंने अपने अपने तरीके से साइंस के फील्ड के डेवलपमेंट में योगदान दिया। अब आते हैं अगले कंसेप्ट पे। देखिए, थॉमसन ने एक मॉडल बनाया था। उस मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने एक स्फेरिकल मॉडल लिया और स्फेरिकल मॉडल का जो स्फेरिकल पार्ट होता है, जैसे ये वाला पार्ट है, इसे उन्होंने बोला पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। और इसके अंदर अगर एम्बेडेड सीड है, वो एम्बेडेड सीड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहलाता है। इसे वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। प्लम पडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने खाया होगा वाटरमेलन। वाटरमेलन में ये वाला जो पार्ट होता है, इसे उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर माना और एम्बेडेड सीड जो थे वो नेगेटिवली चार्ज स्फीयर, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल माना। थॉमसन proposed the model of an atom to be similar to that of a Christmas pudding। जैसे केक होता है उस तरीके का। The electrons in a sphere of positive charge were like a currents, that is called dry fruits in a spherical Christmas pudding, while the electrons are studied in the positively charged sphere like the seeds in the watermelon। So this is also regarded as watermelon model। वाटरमेलन का जो ऊपर का स्फीयर होता है उसे उन्होंने बोला पॉजिटिवली स्फीयर है और उसके अंदर जो एम्बेडेड सीड होते हैं उसे उन्होंने बोला नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये मॉडल था थॉमसन का, जे थॉमसन का। जे थॉमसन ने इस मॉडल को डेवलप किया। जैसे यहां आप देख सकते हो, एम्बेडेड सीड को दिखाया गया है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के नाम से और जो स्फेरिकल पार्ट है उस स्फेरिकल पार्ट को पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। An atom consists of a positively charged sphere and electrons are embedded in it। The negative and positive charges are equal in magnitude, so the atom as a whole is electrically neutral। क्या होता है? जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, न्यूट्रॉन 1932 में आया। यानी ये थे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बराबर होंगे। तो थॉमसन मॉडल ने एक कंसेप्ट तो क्लियर कर दिया कि एटम्स आर न्यूट्रल, बट आगे चल करके
और भी डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ। टेक्निकल डेवलपमेंट ने इनके थ्योरी को कटघरे में ला करके खड़ा कर। पहला पार्टिकल हमारे पास इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इज स्पेशली द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/1840 ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम का मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर माना जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम, इसलिए इसे नेग्लिजिबल माना जाता है। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज सो स्मॉल दैट इट इज कंसीडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। इतना कम होता है कि इसे नेग्लिजिबल कंसीडर किया जाए। तो दैट मींस वी कैन से दैट जो मास जो होता है एटम का, इसका वो अलग होता है। इसके ऊपर जो मास होगा वो हमेशा। अब आते हैं चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। द एब्सोल्यूट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power -19, यानी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा? 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ये चार्ज होगा। द रिलेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -1, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज हम मान करके चलते हैं? -1 मान करके चलते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? तो 1.6 into 10 to the power -19 कूलम होता, बहुत कम है, -1 मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास कितना होता है? तो 1/1840 ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम का मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। इसलिए कहा जाता है कि ऑलरेडी प्रोटॉन का मास बहुत कम है और उसमें 1/1840 यानी बहुत ही कम हो जाएगा, इसलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल मान लें। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल मान लें। ठीक है, अब आते हैं अगले कंटेंट में। अब आगे चल करके क्या हुआ, जे थॉमसन मॉडल कटघरे में खड़ा हो गया जब रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक सोने की परत ली और सोने की परत से इन्होंने रेत छोड़ा। रेत छोड़ने के बाद इन्होंने फाइंड आउट किया कि इसमें कुछ ना कुछ तो कमी है, और कुछ ना कुछ कमी निकल करके क्या आई कि जब इन्होंने हजारों की संख्या में रेत छोड़ा, जो कि पॉजिटिवली चार्ज रेत थी, तो उसमें से कुछ एक रेत जो थी वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस हो गई थी, और कुछ एक रेत जो थी वो डेट मीन्स अपने उससे वापस हो गई। और इस तरीके से रदरफोर्ड ने डेट मीन्स कॉल्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के माध्यम से एक नया कॉन्सेप्ट दिया, मॉडल ऑफ एटम। E. Goldstein discovered the presence of new radiation in a gas discharge and called them canal ray. अर्नेस्ट गोल्डस्टीन था, उसने कैनाल रे इसका नाम दिया। These rays were positively charged radiation थे, and these subatomic particles had a charge equal in magnitude but opposite in sign to that of electron. अब अगला पार्टिकल कौन सा डिस्कवर हुआ? प्रोटॉन। था कैसा? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था। ठीक है, its mass was approximately 2000 times at that of the electron. इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 2000 गुना बड़ा था, और इसका नाम क्या रख दिया गया? प्रोटॉन। और रिप्रेजेंट किससे किया गया? these are positively charged। अब बात हो जाती है कि भाई दो पार्टिकल डिस्कवर किया गया, तो इसके हिसाब से एक मॉडल का डेवलपमेंट किया जाए, और उस मॉडल के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं रदरफोर्ड मॉडल। हुआ क्या? प्रोटॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? द टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोटॉन आर इट्स मास एंड चार्ज। प्रोटॉन का मास जो होता है हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर होता है, और इसका रिलेटिव मास हम कितना मान लेते हैं? 1
1 यूनिट। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं तो द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन इज इक्वल एंड अपोजिट टू द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, माइनस, और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। सो द एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव। इन अदर वर्ड्स the relative charge of a proton is plus। अब देखिए आपके पास कितने सब एटॉमिक पार्टिकल आ गए अभी तक, बताइए, 2। अभी तक जो हम स्टडी कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, 2। एक आ गया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और एक आ गया पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को प्रोटॉन। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के पास मास नेग्लिजिबल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के पास मास पॉजिटिव, यानी 1 यूनिट होता है। तो इस तरीके से हमारे पास 2 आ गए चार्ज पार्टिकल, जिसे बोला गया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं, जिसकी वजह से एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाई एन एटम इज न्यूट्रल। आंसर आपको लिखना है द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इनसाइड एन एटम, सो एन एटम इज। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से एटम जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। अब आते हैं अगले कंसेप्ट पे, उस कंसेप्ट बोलते हैं नील्स बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला आया थॉमसन मॉडल, उसके बाद आया रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल ने क्या बताया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेल में घूमते हैं और प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में। ठीक है, अब आगे चल करके एक और मॉडल डेवलप किया गया, जिस मॉडल का नाम दिया गया नील्स बोहर्स एटॉमिक मॉडल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला मॉडल थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन ने दिया था। इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एम्बेडेड सीड होते हैं और प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिव स्फीयर होता है। दूसरा आया रदरफोर्ड मॉडल, और मॉडल रदरफोर्ड मॉडल जो था उसने बताया कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इनसाइड या न्यूक्लियस ऑफ द एटम होता है और जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेल के अंदर घूमते रहते हैं। बट एक कंसेप्ट डेवलप हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट में घूमेंगे तो एनर्जी को डिस्क्रीट करेंगे, लूज करेंगे एनर्जी। बट जब वो लगातार घूमते रहेंगे तो एक ऐसा समय आएगा जब उनके पास एनर्जी नेग्लिजिबल हो जाएगा, और जब एनर्जी नेग्लिजिबल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स कहां गिर जाएगा, न्यूक्लियस ऑफ द एटम, जबकि ऐसा नहीं होता। तो तीसरा जो मॉडल डेवलप किया गया वो नील्स बोहर के थ्रू मॉडल किया गया, और इसे नाम दिया गया बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल ऑफ एटम की जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए, क्योंकि बोहर मॉडल ऑफ एटम केवल और केवल हाइड्रोजन एटम तक एप्लीकेबल था, उसके बाद नहीं था। तो चौथा जो मॉडल आया उसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के नाम से जानते हैं, जो कि आपको पढ़ना नहीं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ये नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। आपको बस नील्स बोहर मॉडल तक डिस्कस करना। नील्स बोहर ऐसा पर्सन था कि जो पहले इसके यहाँ काम किया फिर इसके यहाँ काम किया, और इन दोनों के कंसेप्ट को स्टडी करके इसने अपना एक मॉडल दिया, जिसे नील्स बोहर मॉडल के नाम से जाना है, ठीक है। और नील्स बोहर मॉडल जो था वो किस तरीके से डेट मींस कॉल्ड रिप्रेजेंट करता है उसको देखते हैं यहाँ पे। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने फाइंड आउट किया था जिसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहा गया, और वो काफी इंटरेस्टेड था कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है और एटम किस तरीके से अरेंज होता है। तो इस वजह से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहा। ये देख रहे हो, ये एक सोर्स है जो अल्फा रे क्रिएट करता है। 3 तरीके की रेज होती है, अल्फा, बीटा और गामा। जितने भी रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं ना वो इस तरीके की रेज छोड़ते हैं। अगर आपके पास यूरेनियम है तो अल्फा बीटा वो छोड़ता है,
और 2 केजी यूरेनियम अगर ले लिया आपने तो 2 लाख किलोमीटर आपकी कार चल सकती है, यानी 10 साल तक फ्यूल भरवाने की जरूरत नहीं। बट यूरेनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इसलिए गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बैन लगाया हुआ है, पर्सनल यूज के लिए आप नहीं ले सकते हो। न्यूक्लियर पावर प्लांट या एटॉमिक बम बनाने में इसका इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इसने क्या किया, यहां से होल से पास किया, इस प्लेट में डाला, प्लेट से बहुत सारे जो पार्टिकल थे वो डेट मींस पार कर गए, लेकिन उसमें से कुछ एक पार्टिकल जो थे वो डिस्प्लेस कर। जैसे इन्होंने क्या किया, इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। यहां से रे निकाला जा रहा है, कौन सा रे, अल्फा रे, और भेजा जा रहा है आगे, ठीक है। अल्फा रे निकालने के बाद ये एक्सपेरिमेंट हुआ इस तरीके से, ये बॉल की तरह दिखाया गया। ये तीसरा एक्सपेरिमेंट है, और इस तरीके से ये देखा गया कि जब ये न्यूक्लियस पे गया तो न्यूक्लियस से क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गया। कौन सी रे थी ये, अल्फा रे। अल्फा रे कौन सी चार्ज पार्टिकल होती है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब बताइए, एक आपने पढ़ा होगा कंसेप्ट सिमिलर चार्जेज रिपेल और नॉन सिमिलर चार्जेज अट्रैक्ट, यही पढ़े हो ना। पॉजिटिव लेके जाओगे रिपल्सन होगा, नेगेटिव लेके जाओगे रिपल्सन होगा, नेगेटिव पॉजिटिव लेके जाओगे अट्रैक्शन, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है, ये नेचर में भी लागू होता है, हम लोग के ऊपर भी लागू होता है। सिमिलर चार्जेस, अब अल्फा रे जो डाला गया था वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था। एटम के न्यूक्लियस के पास जैसे ही ये रे गया रिफ्लेक्ट हो गया, इसका मतलब एटम के न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तभी तो रिपेल किया उसने, नहीं तो रिपेल नहीं करता। अब इससे रदरफोर्ड को 100% एश्योरेंस हो गया कि एटम के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, जिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को प्रोटॉन के नाम से जाना। जब ये कंफर्म हो गया तो इन्होंने जे थॉमसन के मॉडल के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, वो भी बहुत बड़ा सा, कि थॉमसन साहब ने तो बोला कि एटम का स्ट्रक्चर प्लम पडिंग मॉडल जैसा होता है, जिसके अकॉर्डिंग एम्बेडेड सेड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और स्फीयर जो होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। बट यहां तो केस उल्टा हो गया, जैसे ही अल्फा रे छोड़ा गया तो अल्फा रे छोड़ने के बाद ये रिफ्लेक्शन हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, स्प्लिट कर गया, वहां से क्या हुआ, रिपेल हो गया। इससे ये कंफर्मेशन आ गया कि इसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नहीं। और सबसे खुशी की बात, तब तक नोबेल प्राइज दिया जा चुका था, उसके बाद कुछ भी कर लो क्या होगा। ये एक्सपेरिमेंट आया, इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी और एनालिसिस किया गया बार बार, किसके द्वारा, रदरफोर्ड। उन्होंने बताया कि जैसे आप वॉलीबॉल खेलते हो तो एक नेट की जाली लगाई जाती है, उस नेट की जाली में पत्थर फेंकने की कोशिश करो। जब आप पत्थर फेंकोगे तो हो सकता है बहुत सारे पत्थर उस पार चले जाए, लेकिन कुछ एक पत्थर नेट की जाली की ज्वाइंट पे लगेगा और इसी साइड आ जाएगा। उसी तरीके से एटम का स्ट्रक्चर होता है। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जब स्ट्राइक किया तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था, जिसकी वजह से रिपल्सन हो गया, और रिपल्सन ने इंडिकेट किया कि 100% एटम के न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नहीं। ये कंसेप्ट डेवलप होता चला गया, और डेवलपमेंट के बाद उन्होंने एक नया मॉडल बनाया। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, मेजॉरिटी ऑफ द रेज पासेस थ्रू द गोल्ड सीड, दिस शो दैट द पार्ट फ्रॉम व्हिच द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा रे टर्न्स बैक इज वेरी स्मॉल इन साइज कंपेयर टू द एम्प्टी स्पेस। मान लो 2000 उन्होंने
या 2 लाख उन्होंने रेत छोड़ा, उनमें से 2 4 10 रेत जो थी वो रिपेल हो गई, बाकी रेत पार। इनका कंक्लूजन किया और कंक्लूजन करने के बाद उन्होंने एक मॉडल भी डेवलप कर दिया, जिस मॉडल को रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए ये एक प्लेग्राउंड है, यहां पे एक बॉल रखा है। अब प्लेग्राउंड कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। ये बॉल कितना छोटा है प्लेग्राउंड के रिगार्ड में? बहुत छोटा। ठीक है, अब देखिए इसे उन्होंने बोला ये है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। यानी इन द रिगार्ड ऑफ एन एटम न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल। न्यूक्लियस क्या होता है? बहुत ही छोटा। और उसी न्यूक्लियस के अंदर कौन सा पार्टिकल होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसे प्रोटॉन के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने अपना एक मॉडल डेवलप किया, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अब रदरफोर्ड के मॉडल का भी ड्रॉबैक था, क्योंकि थॉमसन मॉडल के ऊपर इन्होंने क्वेश्चनिंग किया था, तो कोई तो ऐसा होगा जो इनके मॉडल के ऊपर क्वेश्चनिंग करेगा, और बाद में आगे चल करके इनके मॉडल के ऊपर क्वेश्चनिंग हुई, और उस क्वेश्चनिंग ने इनके मॉडल को कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या था? A major drawback of Rutherford model of the atom is that it does not explain the stability of atom. एटम किस तरीके से स्टेबल होता है? देखो थॉमसन मॉडल ने तो बताया था कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, सो एन एटम इज न्यूट्रल। बट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम ने एटम के न्यूट्रलिटी के बारे में कोई भी कंसेप्ट डेवलप नहीं किया, ना ही कोई बेसिक that means called characteristics प्रपोज किया या कुछ रूल्स दिए। दूसरा था एनी पार्टिकल इन ए सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। मान लीजिए कोई पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है? सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर, तो एक्सेलरेट करेगा वो, और एक्सेलरेट करेगा तो एनर्जी क्या करेगा? वो लूज करेगा। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी। जो भी चार्ज पार्टिकल होगा मूव करेगा तो एनर्जी को रेडिएट करेगा, छोड़ेगा। Thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus। अब इस तरीके से घूमता रहेगा, घूमते 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 उसकी एनर्जी खत्म, सीधा न्यूक्लियस में गिर गया। अगर वो न्यूक्लियस में गिर गया तो एटम का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, और अगर एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया तो एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं? ये क्वेश्चन एराइज हो गया, और इस क्वेश्चन के एराइज होने के बाद रदरफोर्ड का मॉडल जो था वो भी कटघरे में खड़ा। अब आगे चल करके नए कंसेप्ट डेवलप होने लगे, और नए कंसेप्ट डेवलप होने के साथ साथ एक चीज और निकल करके आ गया, उसे बोला गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। यानी फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके का होगा और कैसे दैट मींस कॉल्ड डेवलप। तो जैसे कि हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 8 एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जाना जाता है। और जैसे कि हम डिस्कस करते हैं, हर एक एटम का अपना एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसी के बेस पे उसकी एस्टेब्लिशमेंट को दैट मींस कॉल्ड। तो जैसे कि हम डिस्कस करते हैं, ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट हुआ, और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ने एक नया आइडियोलॉजी डेवलप कर दिया इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। अब नील्स बोहर आए, उसने एटम के स्टेबिलिटी को दैट मींस कॉल्ड डिटरमाइन। ये देख रहे हो, ये इसके सेल्स। In order to explain the stability of atom and overcome the objection against Rutherford's model of atom,
Niels Bohr gave a new arrangement of electrons in the atom in 1930. 1913 में 3 काम हुए थे। 3 काम। पहला, नील्स बोहार ने एटम का मॉडल दिया। दूसरा, 1913 में हेनरी मोजले ने पीरियोडिक टेबल दिया और 1913 में चार्ल्स फेबरी और हेनरी ड्यूसन ने ओजोन लेयर की डिस्कवरी करी। इस वजह से 1913 का जो दौर था वो साइंस के फील्ड के लिए काफी अच्छा दौर माना गया। नील्स बोहार ने अपना एक्सपेरिमेंटल आइडिया दिया और अपने एक्सपेरिमेंटल आइडिया के बिहाफ पे उन्होंने एटम के स्टेबिलिटी के बारे में कुछ पोस्टुलेट्स दिए, बट इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर केवल और केवल हाइड्रोजन तक ही सीमित था। बोहार मॉडल ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सेल में घूमते हैं, बट उनका अपना एक डिस्क्रीट ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट में वो घूमते हैं और उन ऑर्बिट्स को कुछ नाम दे दिया जाता है 1 2 3 4 के एलिमेंट। These orbits or cell are called energy level. Energy level 1, energy level 2, energy level 3. और उन्होंने एक रूल दिया 2n², जिसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट किया जाता है कि किस एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो फर्स्ट एनर्जी लेवल है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2। सेकेंड एनर्जी लेवल है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2 का स्क्वायर, 2 और 4 इक्वल टू 3। थर्ड है तो इसके पास होगा 2 into 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 9 इज इक्वल टू 18। फोर्थ है तो इसके पास होगा 2 into 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 16 दैट बिकम 30। आप देख रहे हो यहाँ पे K के पास 2 है, L के पास 8 है, M के पास 18 है और N के पास कितना, क्या बन गया K L M N, जिसे 1 2 3 और 4 के नाम से भी जानते हैं। तो these are the representation of Bohr. These orbits or cells are represented by the letter K L M N or the numbers n is equal to 1 2 3 4। और इससे उन्होंने एक आइडियोलॉजी दे दी। इससे पहले रदरफोर्ड ने बोला था इलेक्ट्रॉन्स घूमते, जब घूमेंगे एनर्जी रेडिएट करेंगे, एनर्जी रेडिएट करेंगे एनर्जी लूज होगा, एनर्जी लूज होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि उसके पास एनर्जी रहेगा ही नहीं, वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। एटम का एग्जिस्टेंस खत्म, एटम का स्टेबिलिटी नहीं था। नील्स बोहार ने बताया ऐसा नहीं होता, एटम जो होता है डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमता है और उस ऑर्बिट के पास इलेक्ट्रॉन्स की एक पार्टिकुलर संख्या होती है। जैसे मान लो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही घूमेंगे और इसी सेल में घूमेंगे, ये नहीं कि यहां से कूद के वहां चला जाएगा। पड़ोसी का घर थोड़े ना है कि खाना बनाए सुगंध आ रहा सीधा पहुंच के भाई दे दो कुछ, ठीक है। और यहां से फिर यहां से यहां इस तरीके से डेट मिस कॉल नहीं जा सकता, अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट में ही होता है। और डिस्क्रीट ऑर्बिट ने नील्स बोहार के मॉडल को प्रपोज किया। अब देखिए पहले में 2 है, ये न्यूक्लियस है, काफी छोटा होता है। न्यूक्लियस में अभी तक केवल एक ही पार्टिकल डिस्कवर किया गया जिसका नाम है प्रोटॉन, 1932 में दूसरा है जिसका नाम है न्यूट्रॉन। ये घूमता रहा, ठीक है। Number of electrons is determined by 2n² where n is equal to number of cells। और इस तरीके से पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। ये उन्होंने बताया और इस तरीके से उन्होंने मॉडल को दिखाया। आगे चल करके एक और पर्सन आया जो काफी अच्छा सोचता था, उसका नाम था जेम्स चैडविक।
और उसने ये सोचना चालू कर दिया कि मान लीजिए आपके पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है, प्रोटॉन पे मास होता है, इलेक्ट्रॉन पे मास नहीं होता, तो कार्बन का मास 12 कैसे? क्योंकि दो ही एटॉमिक पार्टिकल निकाला गया, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पे मास होता है, इलेक्ट्रॉन पे मास नहीं होता। इन्होंने सोचना चालू किया क्यों, कैसे, और इस सोच का नतीजा रहा कि उन्होंने आगे चल करके एक और पार्टिकल की डिस्कवरी कर दी और तुम्हारा काम बढ़ा दिया। क्योंकि अगर नहीं करते तो तुम्हें पढ़ने नहीं पड़ता, इतना ही पे खत्म हो जाता, काम बढ़ा देना तुम्हारा हैं? गाली देने का मन करता है नहीं? तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, फाइंड आउट किया कि नहीं, इसके अंदर एक और पार्टिकल है, वो पार्टिकल कौन सा है वही तो ढूंढना है। और इस तरीके से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये फाइंड आउट हुआ कि एटम के अंदर एक और पार्टिकल होता है, जिस पार्टिकल को न्यूट्रॉन कहा जाता है। कितना अच्छा सोचते थे, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, कैसे संभव है ऐसा, हम क्या सोचते हैं? हम ज्यादा से ज्यादा यही सोचते हैं कि हमारे आस पड़ोस वाला इतना आगे क्यों जा रहा है, हम उसका पैर कैसे खींच सकते हैं और किस तरीके से उसे कटघरे में खड़ा